एक देश एक चुनाव को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। सरकार एक देश एक चुनाव की तैयारी कर रही है तो विपक्षी नेता इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाएं तलाशने के लिए मोदी सरकार ने कोविंद कमेटी का गठन किया था। आज मोदी कैबिनेट ने उस कमेटी के प्रस्तावों पर मोहर लगा दी है। अब मुमकिन है कि शीत सत्र में यानी कि विंटर सेशन जब शुरू होगा वहां एक देश एक चुनाव पर संसद में बिल लाया जाए और अगर बिल पास हो जाता है तो 2029 से पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने का रास्ता साफ हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किला से अपने पहले संबोधन में जो वादा किया था उसे पूरा करने की तैयारी कर ली गई है। देश में सभी चुनाव एक साथ कराए जाने का रास्ता धीरे धीरे साफ हो रहा है। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दी है, जिसके बाद दिल्ली से लेकर गुजरात तक सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच नई जुबानी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि एक देश एक चुनाव नहीं चलने वाला है। हम तो उसको नहीं मानते, ये नहीं चलने वाला है। डेमोक्रेसी में ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि ये खर्च की बात करने वाली मोदी सरकार को ये पता नहीं, ये देश जब आज़ाद हुआ तब से आज तक चुनाव होता है, क्या खर्च ज़्यादा होता? 42 रुपया एक वोटर को वोट देने के लिए 42 रुपया खर्च होता है। तो क्या ये बड़ा खर्च है? मोदी सरकार को जो देश की तिजोरी की चिंता है, देश की जनता का पैसे की चिंता है, तो अपने पे जो अपनी छवि चमकाने के लिए करोड़ों रुपया का खर्च होता है सरकारी तिजोरी, इस पे रोक लगा दे तो मैं मानता हूँ देश की अच्छी तरह भलाई भी होगी, देश की जनता का भी कल्याण होगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के लिए मोदी सरकार ने पिछले साल सितंबर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने इसी साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में प्रस्ताव दिया गया है कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। बहुमत नहीं मिलता है और अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। 100 दिनों के भीतर दूसरा फेज होगा जिसमें शहरी और ग्रामीण निकाय चुनाव कराए जाएंगे। सभी चुनाव के लिए कॉमन इलेक्टोरल रोल तैयार किया जाएगा। एक साथ चुनाव कराने के लिए डिवाइसेस, मैन पावर और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की है। गुजरात में बीजेपी नेता मोदी कैबिनेट के फैसले पर खुशी जता रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे गिना रहे हैं और कह रहे हैं कि विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में इसकी अहम भूमिका रहेगी। बहुत हितकार होगा, अच्छा होगा। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब जब ये निर्णय ले रहे हैं तब 2047 का भारत का जो विकसित भारत का संकल्प किया है, इसमें ये भूमिका बहुत महत्व की रहेगी। मैं आशा रखता हूँ कि राष्ट्र के लिए एक चुनाव और एक नेशन ये महत्वपूर्ण निर्णय होगा। फेडरल स्ट्रक्चर में सुस्पष्ट लिखा है कि ये हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। बंधारणीय 103 तो हो गए, 103 तो हो गए, ईडब्ल्यूएस में 104वां सुधारा आएगा। और इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें खर्च भी कम होगा। 60,000 करोड़ से ज़्यादा जो खर्च है इसमें भी कमी आएगी। इसके साथ साथ बार बार कोड ऑफ कंडक्ट भी लगता है हर स्टेट में अलग अलग समय चुनाव आता है, तो एक साथ में लगेंगे तो उसका जो मैनिपुलेशन होता है, दुरुपयोग होता है, वो भी कम होगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विपक्ष के सवाल और हैं, लेकिन पीएम मोदी आज तक के सवाल पर भी कह चुके हैं कि तीसरे टर्म में उनकी सरकार इसे जरूर लागू करेगी। तो आप थर्ड टर्म में कमिट कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन सर? ऐसा है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर मिलता है मेरा पहले से मेरी पार्टी का मत रहा है और ये कोई भीम नहीं है। आप देखिए क्या हालत है। मैं हैरान हूँ, मैं इस समय बोलूँ कि ना बोलूँ टीवी के सामने, लेकिन मुझे बड़ा दर्द होता है कि जब एक राज्य का चुनाव हो रहा है और देश का प्रधानमंत्री
उस राज्य में जाकर के किसी भी दल का हो उस मुख्यमंत्री के खिलाफ भाषण कर रहा है, देश कैसे चलेगा जी? अब मेरी मजबूरी है कि मुझे उस राज्य में जाकर के बोलना पड़ रहा है, पॉलिटिकल कंपल्सन है। अच्छा होगा, एक साथ चुनाव है तो जो भी बोलना है सब लोग बोल लेंगे, उसमें से फिर जो भी अमृत निकलेगा निकल करके आगे बढ़ेंगे। मोदी 3.0 के 100 दिन पूरे हुए तो सरकार का तूफानी स्टैंड आ गया। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार की कोशिशें अपनी जगह हैं और विपक्ष के सवाल अपनी जगह हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने में चुनौतियां हैं, लेकिन ऐसी कोई चुनौती नहीं जिसे देश के फायदे के लिए मात ना दी जा सके। आज तक ब्यूरो। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के आतंकवादी वाले बयान पर घमासान कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश भर के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया है। अहमदाबाद में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए थे और जमकर नारेबाजी की थी। राहुल गांधी पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के 4 नेताओं ने विवादित बयान भी दिए हैं, जिसके खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट राहुल गांधी की जो जवान काट के लाएगा मैं उसको 11 लाख का इनाम दूंगा। राहुल गांधी आज आजा ऐसे आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होगा राहुल गांधी, तो तेरे गांधी का हाल है। कांग्रेस उबल रही है राहुल गांधी के लिए बोले गए अपशब्दों पर। कांग्रेस में आक्रोश है राहुल गांधी पर बीजेपी नेताओं के बिगड़े बोल पर। और आक्रोश की आग में शहर शहर कांग्रेसियों का गुस्सा बीजेपी के खिलाफ भड़क रहा है। अहमदाबाद में भी कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। पोस्टरों पर बीजेपी के खिलाफ और राहुल गांधी के समर्थन में स्लोगन लिखे हैं। कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के नेताओं के खिलाफ है। वो नेता जिन्होंने अमेरिका में राहुल गांधी के बयानों के बाद विवादित बयान दिए हैं। इन नेताओं में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवाह, एकनाथ शिंदे की पार्टी के शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़, बीजेपी नेता और यूपी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह शामिल हैं। इन 4 नेताओं के खिलाफ कांग्रेस के गुस्से की ज्वाला धधक रही है। देखिए, राहुल गांधी जी संसद लोकसभा के भारत की सबसे बड़ी संसदीय लोकसभा के वो विपक्ष के नेता हैं। इस देश की जनता ने उनको चुना है, संसद में वो विपक्ष के नेता बने हैं। आज जब वो इस देश के सर्वमान्य पद के ऊपर बैठे हैं और जो भाषा हमारे इस देश में संविधान के अंदर जिस भाषा को कोई भी कानूनी राइट्स नहीं दिया गया है, राहुल गांधी के लिए उनके भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह जी कहते हैं आतंकवादी हैं। अब आपको इन नेताओं के पूरे बयान भी सुनवाते हैं। राहुल गांधी जी ने कोई बात कही सिखों के अगेंस्ट तो उसे एंडोर्स किया। उसे जो सबसे बड़ा देश का दुश्मन है पन्नू, जो वहां पे रेफरेंडम करा रहा है खालिस्तान के लिए, उस आदमी ने राहुल गांधी के हक में बयान दिया। राहुल गांधी इस देश का नंबर प्रथम आतंकवादी है क्योंकि वो इस देश को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, तो इनका ना तो कोई धर्म है ना ईसाई धर्म है। बाप थे मुस्लिम, बाबा थे मुस्लिम, बाप फिर क्रिश्चियन हो गए, क्रिश्चियन की से शादी करी, तो ना ये मुसलमान रहे, ना हिंदू रहे, ना क्रिश्चियन रहे। ये राहुल गांधी ने जो रिजर्वेशन खत्म करने की बात की है, हमारे मागास वर्गीय की, हमारे ओबीसी की, हमारे पिछड़े जाति की, ऐसे राहुल गांधी की जो जवान काट के लाएगा मैं उसको 11 लाख का इनाम दूंगा। बात राहुल गांधी पर आई है, लिहाजा कांग्रेस के नेता भड़क उठे हैं
और राहुल गांधी ने जिस तरह से अपने अमेरिकी दौरे पर सिखों और आरक्षण को लेकर बयान दिए, उस पर पहले बीजेपी और उसके सहयोगी नेताओं के बोल बिगड़े और अब राहुल गांधी के लिए बोले गए अपशब्दों पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात करेंगे बिजली बनाने वाली टाइल्स की, क्योंकि एक स्टार्टअप ऐसे सोलर टाइल्स लेकर आया है जिसे घरों में कहीं भी फिट कर सकते हैं आप। सौर ऊर्जा क्षेत्र में इस खास तरह की टाइल्स की बड़ी धूम है, जिसको बनाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आम सोलर पैनल की कीमत में मिल जाएगी, यानी कि आप सोलर पैनल की जगह को प्रोसेस करके बनाई गई है। और इस टेक्नोलॉजी में ऐसा नया है कि ये सोलर एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज मेड यूजिंग अ प्लास्टिक वेस्ट एज अ मटेरियल। ये जो सिंगल टाइल 350 हमारे प्लास्टिक वेफर्स के पैकेट्स को कंबाइन और इंडस्ट्रियल वेस्ट को कंबाइन करके टेक्नोलॉजी बनाई गई है। प्लास्टिक या उससे बनने वाले उत्पादों को जलाया जाए तो उससे जहरीली गैस निकलती है, वहीं मिट्टी में दबाया जाए तो जमीन की प्रोडक्टिविटी भी खत्म हो जाती है। प्लास्टिक के टुकड़े पर्यावरण में जहरीले रसायन भी छोड़ते हैं, जो इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी खतरनाक साबित होते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक का कचरा बारिश के पानी को भी जमीन के नीचे जाने से रोकता है, जिससे हर साल ग्राउंड वाटर लेवल में कमी आती है। खास बात यह है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों से बनी इन सोलर टाइल्स को फर्श, छत और दीवारों की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए पिछले कुछ साल से सरकार सोलर क्रांति से जुड़ी पटकथा लिखने में जुटी है। सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की भी शुरुआत की गई है। इसके तहत 1 करोड़ घरों की छत पर सौर पैनल लगाने की लागत का 40% तक सब्सिडी मिलने की संभावना है। अभी जो नॉर्मल रूफटॉप है उसके ऑलमोस्ट सेम प्राइसिंग में जाएगा और अब कुछ ही महीनों में अब ये इसमें सब्सिडी भी शुरू हो जाएगी। हम लोग पहला पैच MNRE में लगा रहे, तो होपफुली कुछ ही समय में इसमें सब्सिडी भी मिलना शुरू हो जाएगी। यानी हर घर चमकेगा, हर घर बढ़ेगा। इमारतों के ढांचे में सोलर टाइल्स शामिल होने से वहां कभी अंधेरा नहीं छाएगा। सूरज ढलने के बाद सूरज की रोशनी इन्हें उजाला देती रहेगी। गांधीनगर से संवाददाता ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर सूरत में नमो चित्रोत्सव की शुरुआत हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग अलग तरह की 125 पेंटिंग्स को लगाया गया है। ये पेंटिंग्स बड़ी खास हैं क्योंकि हर पेंटिंग की अलग कहानी है। इसके अलावा उदयपुर में भी एक कलाकार ने तरबूज पर पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर को उकेरा है। कहीं गंभीर मुद्रा में पीएम मोदी, तो कहीं मुस्कुराते हुए मोदी, कहीं अध्ययन और चिंतन में डूबे हैं मोदी, तो कहीं शक्ति साधना में लीन है मोदी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सूरत में नमो चित्रोत्सव का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने किया है। 4 दिनों तक चलने वाले नमो चित्रोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग अलग तरह की 125 पेंटिंग लगाई गई है और हर पेंटिंग को अलग अलग नाम दिया गया है। ये 125 पेंटिंग सूरत के आर्टिस्ट शैलेश तंडेल ने 800 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद तैयार की है और इन्हें बनाने के लिए ऑयल पेंट्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये लंबे समय तक सुरक्षित रहे। ये मैंने 125 के ऊपर की पेंटिंग बनाई है। पिछले 8 साल से बना रहा हूँ। तकरीबन 700 घंटे की मेहनत की है मैंने। और इस पेंटिंग में नरेंद्र मोदी जी के जो भी विश्व में अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं या तो देश के लिए किए हैं, उन सारी की घटनाओं को और उनके कुछ एक्सप्रेशनों को मैंने पेंटिंग में अपने कलात्मक दृष्टि से बनाए हुए हैं, जो मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। अब कलाकारी का ये नमूना भी देखिए। ये कार्विंग आर्ट है। उससे भी खास ये है कि ये कलाकारी तरबूज पर की गई है, जो न सिर्फ अनूठा है बल्कि इको फ्रेंडली भी है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं, महाराणा प्रताप भी हैं और बागेश्वर धाम सरकार भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। इसे बनाया है
27 साल के कार्विंग आर्टिस्ट हर्षवर्धन सिंह ने, जो पेशे से शेफ हैं। उन्होंने पीएम मोदी के जन्मदिन पर उनकी ये यादगार तस्वीर तरबूज पर उकेरी है। इसको आर्ट को कार्विंग बोलते हैं। जैसे ये किसी फ्रूट पे की जाती है, वाटरमेलन, पाइनएप्पल, मस्कमेलन, किसी पे भी, पपाया, किसी पे भी की जा सकती है ये कार्विंग। एप्पल पे मैंने भी करी थी। आज मैंने हमारे पूजनीय श्री नरेंद्र मोदी जी की बनाई मैंने, तो मैं चाहता हूँ ये आर्ट उन तक पहुँचे, इसलिए मैंने उनकी आज आर्ट बनाई है। हर्षवर्धन जो कर रहे हैं, इस कला को कार्विंग आर्ट कहते हैं। हालांकि इसी तरह से लकड़ी पर भी पेंसिल या चाकू की मदद से आकृतियां बनाई जाती है, लेकिन हर्षवर्धन ने ये प्रयोग फलों और सब्जियों पर किया है। असल में इसके जरिए वो लोगों को पर्यावरण संरक्षण संदेश भी देना चाहते हैं। सूरत से संजय सिंह राठौड़ और उदयपुर से सतीश शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के अंबाजी मंदिर में पिछले एक हफ्ते से एक विशेष आयोजन हो रहा था, जिसका आज समापन हुआ है। लेकिन पूरे हफ्ते जो आस्था और परंपरा का संगम यहां देखने को मिला है, वो अद्भुत था। इस शक्तिपीठ में हर साल ये विशेष आयोजन किया जाता है, जिसे नाम दिया गया है भादरवी पूर्णिमा मेला। तो चलिए आपको दिखाते हैं करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक इस मेले की खूबसूरत तस्वीरें। गरबा की धरती गुजरात। रीति रिवाजों से जुड़ा ये गरबा नृत्य इस राज्य में कमोबेश हर शुभ कार्य में परंपरा के रूप में निभाया जाता है। ऐसे में मां का धाम तो खास तौर से इस लोक नृत्य की अहमियत को और बढ़ा देता है। बनासकांठा का अंबाजी शक्तिपीठ, जहां करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा यह खास मेला आयोजित किया गया। पिछले 7 दिन से भादरवी पूर्णिमा मेले में आस्था और शक्ति के अनूठे रंग बिखरे नजर आए। भादरवी महाकुंभ हर साल गुजराती कैलेंडर के भादरवे महीने के दौरान लगता है, जिसमें हर साल खास तौर से उत्तर गुजरात समेत मुंबई, राजस्थान से आए लोग अपनी परंपरा की विविधता को एकता के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस बार भी ये रंग एकदम जुदा दिख रहा है। राजकोट से खास तौर से आई पारंपरिक वेशभूषा पहने और गरबा की धुन में मगन ये महिलाएं मां अंबा जी के प्रति अपनी अपार आस्था का उत्सव मना रही है। तो वहीं इन्हीं महिलाओं की ये तलवारबाजी वक्त पड़ने पर बहादुरी का परिचय भी देने में पीछे नहीं रहने वाली है। कुछ ऐसी ही तलवारबाजी का हुनर हर पुरुष और छोटे छोटे बच्चे भी बखूबी दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंबाजी मंदिर में ये शानदार भादरवी मेला एक हफ्ते तक चलता है, जिसमें शामिल होने के लिए काफी संख्या में आस्थावान गुजरात और उसके बाहरी हिस्सों में रहने वाले लोग यहाँ आते हैं। ये मेला पिछले 23 साल से लगातार हो रहा है। इस बार इस भादरवी महाकुंभ में 1100 श्रद्धालु करीब 1352 गज की ध्वजा मां को अर्पित करने के लिए आए हैं। इनका दावा है कि ये ध्वजा दुनिया की सबसे बड़ी ध्वजा है। करीब 1352 गज की इस ध्वजा को बनाने में 3 से 4 महीनों का वक्त लगता है। गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में आज सबसे बड़ी ध्वजा आई। आप देख पा रहे हैं कि अंबाजी मंदिर के चाचर चौक के अंदर 1352 गज की ध्वजा को खोला गया है। अहमदाबाद से जो आए हैं भक्त, साबरमती से आए हैं, वो माता रानी का जयकारा लगाते लगाते अंबाजी मंदिर पहुंचे हैं और ध्वजा मंदिर में चढ़ा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि अंबाजी मंदिर के जो चाचर चौक में उसमें सबसे बड़ी ध्वजा है 2024
भादरवी महाकुंभ का जो भी उत्सव चल रहा है, पर्व चल रहा है, उसमें भक्त दूर दूर से ध्वजा लेकर आ रहे हैं। और ये जो ध्वजा है सबसे बड़ी ध्वजा है, और ध्वजा लेकर अभी अंबाजी मंदिर में ध्वजा को खोला गया है। कई हिस्सों में ध्वजा के अलग अलग लेयर में मंदिर में खोला गया है। अंबाजी मंदिर में इतनी लंबी ध्वजा लेकर आए इन तमाम भक्तों की इस शक्तिपीठ को लेकर अटूट मान्यता है, जिसके पीछे एक पौराणिक कहानी है। कहते हैं कि जब भोलेनाथ सती के जले शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने उन्हें शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया था। मान्यता है कि उन्हीं 51 अंगों में से एक सती का हृदय इसी स्थान पर गिरा था। इसीलिए इस स्थान को सती के नाम पर अरासुरी अंबाजी माता कहा जाता है। बहरहाल अंबाजी मंदिर परिसर में भक्ति, शक्ति, श्रद्धा के इस त्रिवेणी संगम में आस्था के जबरदस्त रंग बिखरे हैं। भादरवी महामेले की यही कुछ विशेषताएं इस मेले को मिनी महाकुंभ का रूप दे रही है। राजकोट से शक्ति सिंह राजपूत के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।